हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। स्वागत है आपका समर्थ बैच के लेक्चर 4 में। बेटा ये चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नंबर 4 है। इस समर्थ बैच के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हमारे 4 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, इस चैप्टर के सारे असाइनमेंट जितने भी हैं, जो भी टेस्ट होंगे आपके, जो आपको बताए जाएंगे, सबका डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिस भी दोस्त ने, जिस भी आपके कलीग ने, जिस भी आपके फ्रेंड ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा वाला बेटा, पीसीएमबी, उसको अपने दोस्त को बोल दो ताकि वो देख पाए समर्थ बैच की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 100% कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा आपको। आपको 4 वीडियोस में मैंने जो कंटेंट दिया है, आप बेटा खुद कंपेयर कर लेना। आपको वो सारा कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसको आप अच्छे से ढंग से करिए, तैयारी करिए, कोई भी क्वेरी हो उसे आप करिए। हम ये सब क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, इस नेक्स्ट टॉपिक में बेटा थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि ये फ़ोन बीच में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये बेटा हम लोगों ने कर लिया फ़ोन साइलेंट। अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पॉलिनेशन तक पहुंच गए थे। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन पर हमने बात कर ली थी। अब जरा हम उसके आगे बात करते हैं। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक आपका क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब पॉलन ग्रेन गिरा था आपका, किसके ऊपर गिरा था बेटा, स्टिग्मा के ऊपर। तो क्या हुआ था यहाँ पर कि जो पॉलन ग्रेन गिरा था आपका स्टिग्मा के ऊपर, वो पॉलन ग्रेन जब गिरा तो उस पॉलन ग्रेन को किसने चेक करा बेटा, स्टिग्मा के अंदर पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स ने। और उन एंजाइम ने चेक किया कि क्या ये मेरी ही जाति का है या नहीं है। इसको हमने क्या वर्ड बोला था बेटा, इसके लिए हमने वर्ड बोला था चेकिंग फॉर, किस लिए बेटा, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, तो हमने क्या करा था बेटा, कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए हमने कहानी करी थी। क्लियर है बेटा, कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को? कंपैटिबिलिटी का मतलब वो हमारा है या नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं है। अब जब वो कंपैटिबल हो जाता था तो बेटा क्या हो रहा था, तो ये हो रहा था आपका कि वो जो आपका वाटर है उसके अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा था। और उस प्रेशर की वजह से ये जो अंदर की पॉलन ट्यूब थी, ये इस तरीके से बेटा बाहर आनी शुरू हो जाती है। समझ में आ रही बेटा, कहानी समझ में आई? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, सीधी सीधी सिंपल सरल भाषा में समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर ये हमारी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस, ये बेटा ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये हमारी पॉलन ट्यूब यहाँ से यूं बाहर आनी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे ये बाहर आएगी, वैसे वैसे ये वाले जो न्यूक्लियस हैं बेटा, प्रेशर की वजह से ये भी बाहर आएंगे। तो बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में आगे आगे चलेगा, और आपके जनरेटिव न्यूक्लियस जो हैं वो पॉलन ट्यूब में पीछे पीछे चलेंगे। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं आ रही हो। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो ढंग से इसको और ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में आप मेरे को बेटा डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वेरी लिख दें, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। तो बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये है आपकी, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक कंडीशन है कि आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल रहा है। बेटा देखो, आप सबको पता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या काम था। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम था फूड का स्टोरेज करना, बच्चे पैदा करने में उसका कोई रोल नहीं होता है। याद आ रही है बेटा? अब कहाँ समस्या क्रिएट हो रही है? समस्या ये क्रिएट हो रही है कि आपका पॉलन ट्यूब जो बन रहा है, जो पॉलन ट्यूब आपका बना बेटा, ये पॉलन ट्यूब जो बन रहा है, इस पॉलन ट्यूब ने क्या करा है बेटा, इस पॉलन ट्यूब ने ये करा है कि अंदर के जो न्यूक्लियस थे, उन अंदर के न्यूक्लियस को ये लेके आया यहाँ पर। समझिएगा बेटा, आगे आगे क्या है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और पीछे पीछे क्या है आपके बेटा जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारी एग सेल है, आपको पता है बेटा। अब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस अगर इसके अंदर मिल जाएगा तो अब तो समस्या है बेटा। देखो क्या खेल है, मैं डायग्राम को आगे समझाऊं आपको। डायग्राम इस वक्त कैसा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके का हो गया है। ये हम इसको जरा समझने की कोशिश करें अगर, कि ये ऐसे पॉलन ट्यूब आया,
ये पोलन ट्यूब आया, यहाँ पर बेटा आपको पता है कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपके क्या है, ये आपका है बीच में एग सेल, इस साइड में क्या है बेटा, ये है साइड में आपके सिनर्जिड सेल्स। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, इस साइड में क्या है बेटा आपके सिनर्जिड सेल्स, बीच में क्या है ये बेटा एग सेल। बच्चा कौन पैदा कर सकता है बेटा आपका, वो पैदा कर सकता है ये वाला सेल। आगे क्या चल रहा है आपका, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे क्या है बेटा, ये है आपके जनरेटिव न्यूक्लियस। अब मेरी कहानी को आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये अगर सीधे गया तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपका जो है वो सिनर्जिड के साथ, ये एग सेल के साथ मिल जाएगा। ये ही एकमात्र वो सेल है जो आगे चल के जाइगोट बना सकता है। ये मेल का अंडा है, मेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जिसका रोल ज़्यादा बच्चे पैदा करने में नहीं है। ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ज़्यादा, मतलब इसका अच्छा बच्चा पैदा कर नहीं कर सकता। भाई आप लेडीज टेलर के पास अपना कोट पैंट सिलवाने जाओगे, आप आंखों के डॉक्टर के पास अपनी हड्डी का इलाज कराने जाओगे और कहोगे जी डॉक्टर साहब आप डॉक्टर तो हो ही, मेरी हड्डी का इलाज करो। भाई उसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में हो, उसकी एक्सपर्टीज़ जो है बेटा वो एक्सपर्टीज़ है उसकी अपना आंखों के अंदर। लेडीज़ टेलर का लेडीज़ गारमेंट्स बनाने में उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो जिसका जो काम है वही तो बढ़िया से कर पाएगा। अब तुम उससे कोई दूसरा काम करवाओगे वो कैसे कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो वही समस्या यहाँ होगी, वेजिटेटिव का काम न्यूट्रिशन को स्टोर करना है। अगर ये यहाँ जाके बच्चे पैदा करेगा तो बेटा ये हमारे पास एकमात्र एक सेल थी जो बच्चे पैदा कर सकती थी। अब ये अगर आपने वेजिटेटिव को इससे मिला दिया तो बच्चा तो बनेगा, पर वो बच्चा अच्छा नहीं बनेगा। भाई अगर ये बना देगा फिर जनरेटिव का क्या काम रह जाएगा, इसलिए इसे हमें खराब करना होता है। अब इसे हमें खराब करना होता है। अब खराब करने के लिए बेटा क्या करते हैं, बेटा खराब करने के लिए जिम्मेदारी उठाती है सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स क्या करती हैं बेटा, ये कैल्शियम आयंस रिलीज करना शुरू करती हैं। बेटा हर एक छोटा सा छोटा पहलू बता रहा हूं मैं आपको। कैल्शियम आयन वो लालच है जो पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ खींच लेता है। पॉलन ग्रेन जाना, पॉलन ट्यूब बेटा है ना, पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब जाना तो सीधा था, पर पॉलन ट्यूब बेटा सीधा ना जाके कहाँ घूम जाता है, आपके इस सिनर्जिड सेल के अंदर घुस जाता है। समझ में आई बात, क्या कहानी हो गई आपकी, डायग्राम हो गया ये ऐसा कि पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ट्यूब इसके अंदर घुस गई। क्यों, क्योंकि लालच निकल रहा था। भाई चींटी होती है, चींटियां सीधे सीधे जा रही हैं, तुम इधर चीनी डाल दो, देखो चींटी चीनी की तरह घूम जाएगी ऐसे। तो लालच जहां मिला वहीं पहुंच गया। क्यों हमने लालच पैदा किया, क्योंकि बेटा हमें एग सेल को बचाना था किसी भी तरीके से। अब क्या होता है, अब ये जो सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस है और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज करेंगे। यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड सेल एंड किसका बेटा, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी कि वेजिटेटिव सेल मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सिंपल सी बात, ठीक है ना। वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर क्या करेंगे बेटा, और गेट्स डीजनरेट, वो हो जाएंगे बेटा खराब, ये आपके खराब हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है ना। क्यों खराब हो जाएंगे बेटा, पांडु नाम सुना है, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को वैसे नहीं बता रहा, जो मैंने कथाओं में सुना है, जो टीवी में देखा है वही बता रहा हूँ आपको। इसको अदरवाइज ना ले, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठे रहें, ठीक है ना। बेटा आपने देखा होगा एक नाम हमारे महाभारत में पांडव नाम होते हैं, पांडव के फादर का नाम था पांडु। पांडु को कैसे, पांडु बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनकी मृत्यु ऐसी हुई थी कि उनको ना श्राप था। उनको श्राप ये था कि अगर आपने कभी भी फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी किसी के भी साथ तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप मर जाओगे। और यही टीवी है, ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, वो यही बताते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा ये सच है कि नहीं है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से पांडु को श्राप मिला हुआ था कि उसने कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी, फ्यूजन की कोशिश करी, तो एट दैट मोमेंट ये मर जाएंगे। बस वही समझ लो बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को भी श्राप मिला हुआ था, जैसे ही ये इसके साथ फ्यूजन करने की कोशिश करेगा ये मर जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे भाई इसे ये क्यों मर गए, तो आप ये थोड़ी ना बोल पाओगे भाई इसे पांडु का श्राप मिला था। आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना। तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, दोनों के न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंजाइम्स बिल्कुल टोटली अपोजिट काम करते हैं। जैसे आग और पानी, पानी में
आग में पानी डालोगे तो आग का भी नुकसान होगा, वो बुझेगी, और पानी का भी नुकसान होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगी, दोनों का नुकसान हो रहा है। ऐसे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट होते हैं। उस अपोजिट होने की वजह से क्या होता है बेटा, अपोजिट होने की वजह से ये होता है कि ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, इस तरीके से दोनों ही मर जाते हैं, दोनों ही डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पर बेटा अब समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये सेल बेटा खराब हो रही है। समस्या ये आ रही है कि इसके अंदर है बेटा पॉलन ट्यूब। अब ये जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपके क्या बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है बेटा, आपका जनरेटिव न्यूक्लियस, दो हैं वो भी। अब ये बेटा खराब हो रही है, किसी घर में अगर आग लगे तुम उसी घर में घुसोगे तो तुम भी तो मर जाओगे। डीजनरेटेड सेल में अगर जनरेटिव न्यूक्लियस जाएंगे तो ये भी तो मर जाएंगे। पर बेटा जनरेटिव सेल को तो बचाना है हमें, न्यूक्लियस को बचाना है हमें, क्योंकि उसको तो बच्चे पैदा करने हैं एग सेल के साथ में मिलकर। तो बेटा अब क्या होता है, अब जिम्मेदारी कौन उठाता है बेटा, समझें जरा आगे ध्यान से, मैं समझाता हूँ। जिम्मेदारी कौन उठाता है बेटा, जिम्मेदारी उठाने का काम आता है बेटा हमारे सिनर्जिड सेल का। देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर एग अपरेटस है, ये मैंने आपको बताया था बेटा ये एग अपरेटस है, याद आ रहा है पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था। एग अपरेटस का मतलब क्या होता है, एग अपरेटस का मतलब होता है आपका दो सिनर्जिड सेल्स और एक आपकी एग सेल, इनको मिला के एग अपरेटस कहते हैं। ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो आप कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे ही पॉलन ट्यूब इसके कांटेक्ट में आती है, जैसे ही पॉलन ट्यूब इसके कांटेक्ट में आएगी, ये पॉलन ट्यूब को इस तरीके से मोड़ देती है और गाइड कर देती है, भैया इधर मत आओ, इधर जाओ, इस घर में आग लगी तुम भी मर जाओगे, दूसरी जगह पहुंच जाओ। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। कोई समस्या वाली बात बेटा। तो वही खेल यहां पर हुआ बेटा। क्या हुआ कि जब ये यहां पर आएगा तो अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब सीधी ना जाके ये इस तरीके से इसके अंदर मुड़ जाएगी। जब यहां मुड़ जाएगी तो बेटा क्या होगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी इसी के अंदर जाने लग जाएंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम को अब थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझूं तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब ये यहां जाएगा तो दोनों न्यूक्लियस होंगे। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करेगा बेटा, ये फ्यूजेज विद किसके साथ बेटा, ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ये न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा बेटा, फ्यूज कर जाएगा ये बेटा न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ये एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। और जब ये फ्यूज कर जाएगा तो क्या करेगा, और फॉर्म करेगा क्या बेटा, क्या बना देगा बेटा, जाइगोट। इससे बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा बेटा सिंगैमी। सबको समझ में आ गई बेटा, ये वर्ड हो जाएगा क्या बेटा, सिंगैमी। कहानी समझ में आई। आगे बात करें हम बेटा तो क्या खेल हो गया अभी तक बच्चे, सिंपल सिंपल समझे। ये सेल तो खराब, यहां पर बन गया बेटा ये जाइगोट, ये जाइगोट बन चुका है। अब हमारे पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, एक सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस रह गया है। अब ये सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस का क्या होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। फिर से बात वही समझाने की कोशिश करते हैं बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि हमें कंसेप्ट ध्यान रहे। और वो क्या है बेटा कि लड़कों की, देखो बच्चे मैं एक बात बता रहा हूँ, जनरली लड़कों की शादी को लेके एक टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है जनरली लड़कों की कि यार उनको अगर जैसे बोलते नहीं, तुम्हें सुना भी होगा, बीवी तो बीवी है और एक साली होती है, आधी घरवाली होती है, इस तरीके से कुछ कोट्स आपने सुने होंगे। तो ऐसे समझ लो, मान लो कि अगर एक कोई लड़का है, उस लड़के को अगर मान लो कन्फ्यूज़न है दो लड़कियों में, इसके रिश्ते की बात चल रही है और उसको लगे भाई ये लड़की अकेली लड़की और ये लड़की है और इसकी एक छोटी बहन भी है, उस टाइप की साली भी है ना। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको, अदरवाइज प्लीज़ ना लें, बेवकूफ़ों की तरह चीज़ें ना करें। मैं कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, इसमें किसी भी तरीके का अदरवाइज सेंस ना लें, ठीक है ना। फिर वो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। टीचर वही जो दिमाग में बातों को बैठा दे। अब हमें पता है कौन सी बात किस तरीके से बैठानी है, ठीक है ना। तो बस हमें वही बात करनी है, अब इस चीज़ को अलग तरीके से ना समझे। तो बेटा हुआ क्या कि अब वो लड़का है, उसको पता है कि भाई एक लड़की है तो अकेली एक लड़की, और एक लड़की जो उसकी एक साल छोटी बहन भी है। तो मोस्ट ऑफ बॉयज़ की ये टेंडेंसी होती है कि उसको साली चाहिए, तो क्योंकि थोड़ा सा एक हंसी खेल का सब माहौल रहता है।
तो मैं अगर इस जगह देखूं, ये एक लड़का था, इस लड़के को इस लड़की का रिश्ता आया बेटा, इस लड़की के बारे में पता चला, लड़की तो वैसे ही खत्म, ये पहले डिजेनरेट कर चुकी है, ये लड़की भाभी बन चुकी है पहले ही। अब एक लड़की यहाँ पर है जो एक अकेली लड़की है, और एक लड़की यहाँ पर है जिसमें एक लड़की तो है पर उसकी बहन भी है, याद आ रहा है। तो अब लड़कों की टेंडेंसी क्या है, लड़कों की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि वो अकेली लड़की को ना लेते हुए लड़की विद साली की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी ये इधर जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वो इस सिनर्जिड सेल के साथ क्यों नहीं मिला, इसके साथ क्यों नहीं मिल गया, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि उसको साली चाहिए थी, ये थोड़ी ना बोलोगे, उसमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना आपको। बेटा वो एक्सप्लेनेशन ये है कि पहली बात तो ये समझ लो, अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो जैसे ये फ्यूज कर गया, खराब हो गया, डिजेनरेट, हो सकता है ये भी डिजेनरेट हो जाए, समझ लो ना। दूसरी बात क्या है कि यार ये जब जाएगा यहाँ पर क्या होगा, सुनो, यहाँ पर जो सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस है, जब ये फ्यूज करेगा, इसका नाम क्या था बेटा, पोलर न्यूक्लियस। जब ये पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो बेटा क्या होगा कि जब ये फ्यूज करेगा तो उसके फ्यूजन से क्या बन जाएगा बेटा, उसके फ्यूजन से बन जाएगा एंडोस्पर्म। बेटा अल्टीमेटली हमको एंडोस्पर्म बनाना होता है, इसलिए इसके साथ नहीं मिला। क्यों एंडोस्पर्म इसके साथ नहीं बन सकता, क्योंकि यार एंडोस्पर्म में 3 न्यूक्लियस चाहिए होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, तो n प्लस n इक्वल टू क्या हो गया, 3n। अब तुम कहोगे एंडोस्पर्म क्यों चाहिए, भैया एंडोस्पर्म इसलिए चाहिए क्योंकि एंडोस्पर्म ही तो पोषण देगा बच्चे को। जाइगोट, इंसान में बच्चा अंदर बन जाता है तो न्यूट्रिशन कौन देता है, प्लेसेंटा। पौधे में कौन देगा बेटा, आपका एंडोस्पर्म। तो यार बच्चा बनाना ही तो पूरी बात थोड़ी ना है, बच्चे को पालना भी तो है, बड़ा भी तो करना है, पोषण भी तो देना है, तो वो कौन देगा आपका, वो देगा आपका एंडोस्पर्म। क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। तो हमको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन। किसी भी तरीके कोई भी समस्या वाली बात हो तो बेटा बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, तो ये आपका ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया, ठीक। तो अब क्या कंक्लूजन निकल गया आपका, कंक्लूजन ये निकल गया आपका कि नीचे बन गया बेटा ये जाइगोट, ऊपर क्या बन गया ये बेटा आपका एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस जाइगोट को क्या देगा बेटा, न्यूट्रिशन, और तब जाके जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ये दिमाग में बैठा भी लें आप कि भाई जाइगोट पहले बन जाता है, पर ये जाइगोट डॉर्मेंट यानी रुक जाता है, अपनी डेवलपमेंट नहीं करता है। कब तक नहीं करता है, जब तक कि एंडोस्पर्म नहीं बन जाता। जब एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद जाइगोट डेवलप होना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से उसको, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको कहाँ से, एंडोस्पर्म से। इसलिए वेट करता है एंडोस्पर्म के बनने का, और एंडोस्पर्म जब बन जाता है उसके बाद जाके ये डेवलप होना शुरू होता है। तो आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी है बेटा कि जाइगोट बन तो पहले जाता है, पर क्या होता है बेटा, रिमेन स्टेशनरी कह लो, डॉर्मेंट कह लो, रुका हुआ कह लो, अनडेवलप्ड कह लो, जो कहना है बेटा वो कह लो। कब तक बेटा, टिल फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बन जाएगा, फिर ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को क्या देगा बेटा, न्यूट्रिशन। जब ये इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा तब जाके इस जाइगोट फर्दर डेवलप होना शुरू होगा, फर्दर डेवलप्स। ठीक है बेटा, सबको कहानी समझ में आ गई आपको, तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ ना वर्ड, अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना वो आपको। इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल का मिलना। तो बेटा वो कितनी बार हुआ, एक हुआ बेटा किसमें, एक हुआ आपका सिंगैमी में। सिंगैमी समझ रहे हो बेटा, सिंगैमी क्या था आपका, जिसमें जाइगोट बन रहा था। और एक क्या हो गया बेटा आपका, एक हो गया आपका ट्रिपल फ्यूजन। अब बात आती है ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म बन रहा था। कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसमें मेल फीमेल कितनी बार मिले फ्रूटफुली, एक बार तो वेजिटेटिव वाला वो तो खराब ही हो गया था, ये फ्रूटफुली कितनी बार मिले बेटा, 2 बार। इसलिए अब हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया था, याद रखें बेटा, नवास्चिन। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन किसने बताया था बेटा, नवास्चिन।
ठीक है बेटा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नवाज़ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार इनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं बेटा, उनको जरा ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। पहले से लिखे हुए हैं, इसका मतलब समझ में आ गया बेटा क्या है? पहले से लिखे, इसका मतलब ये अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। पेपर का लेवल बेटा इजी नहीं आएगा, अब एनटीए क्लियर हो चुका है, उसने अपने अरमान 2025 के पेपर में दिखा दिए कि बेटा पढ़ लो, बगैर पढ़े तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसके लायक समर्थ बनाने के लिए हम लाए हैं बैच समर्थ, इसलिए बेटा अपने आप को समर्थ बनाओ। जैसे जैसे हम बना रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप फॉलो करते जाएं। ठीक है बेटा। सिफेनोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? सिफेनोगैमी का मतलब होता है बेटा जिसमें हम फर्टिलाइजेशन तो करें, पर वो फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से हो बेटा? विद हेल्प ऑफ किसके? विद हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है ना, जो हमने अभी पढ़ा, यानी जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा बेटा वो सिफेनोगैमी था। बात समझ में आ गई बेटा? वो बात जो चल रही थी बेटा वो सिफेनोगैमी पे बात चल रही थी। दूसरा आता है सिफेनोगैमी कितने प्रकार की हो सकती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ से आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये कहलाती है आपकी, ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं इसके टाइप्स में। सबसे पहले आ गया बेटा आपका पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइलर एंड से आ रही है ना, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पता है ना, ये वाला एंड अगर वहां से एंटर करती है तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोरोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से आ रही है, पॉलन ट्यूब आई और चलाजल एंड से एंटर कर जाए, समझ में आई बात? यहां से तो ये क्या कहलाएगी बेटा? चलाजोगैमी। लिली में होती है माइक्रोपाइलर से, बैटुला वॉलनट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा वॉलनट, तो ये क्या हो गया आपका? ये चलाजोगैमी। फिर आता है बेटा मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या होता है बेटा? ना तो ये माइक्रोपाइलर एंड से आएगी, ये बेटा ये माइक्रोपाइलर एंड से नहीं आएगी, क्या होगा? ये कैसे आएगी? या तो ये इंटेगुमेंट से एंटर करेगी, या तो इस तरीके से इंटेगुमेंट से एंटर करेगी, या क्या करेगी? इस तरीके से फ्यूनिकुलस से होते हुए यूं आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में? पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के साथ साथ उसके न्यूक्लियस भी अंदर एंटर करेंगे। तो बेटा इंटेगुमेंट से आती है किसमें बेटा? कुकुरबिटा, और फ्यूनिकुलस से पिस्टेशिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा। तो ये वर्ड सबको क्लियर हो गए मेरे बच्चे? कोई भी समस्या वाली बात तो नहीं ना? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ा उसी चीज को रिकॉल करते हैं बहुत जल्दी से। मैंने अभी क्या बताया बेटा? वेजिटेटिव और जनरेटिव होते हैं, दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, गैमीट होते हैं, और ये मेल गैमीट कौन से होते हैं बेटा? दो जनरेटिव न्यूक्लियस। दो जनरेटिव न्यूक्लियस को ही हम मेल गैमीट कहते हैं। पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचती है बेटा? माइक्रोपाइलर एंड में। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसको क्या करते हैं बेटा? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसको गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं? क्योंकि सिनर्जिड सेल खराब होने वाली है, ठीक है ना, वो खराब हो रही है तो बेटा बचा लो, ताकि जनरेटिव न्यूक्लियस को हम बचा सके, तो घुमा के उसके पास पहुंचा देती है, और वहां पे जाके क्या होता है बेटा? फिर वो आगे पॉलन ट्यूब को बनाना शुरू कर देती है और आगे बढ़ता चला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने अभी अभी बताया बेटा कि जिसमें जाइगोट बनता है वो क्या होता है बेटा? सिंगैमी, और जिसमें एंडोस्पर्म बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है कि ये क्या बनाएगा बेटा? एंडोस्पर्म। हाँ, मैं अगर इस एंडोस्पर्म के सेल के बारे में बात करता हूं तो इसके लिए वर्ड यूज होगा पीईसी। पीईसी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और मैं अगर इसी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा बेटा? पीईएन। पीईएन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आई बेटा? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब वो जाइगोट न्यूट्रिशन लेता रहेगा बेटा, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई अभी कि ये जो जाइगोट है ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा, और डेवलप किस में हो जाएगा बेटा? आपके ये डेवलप हो जाएगा आपके एम्ब्रियो के अंदर, सही है ना। तो अब बेटा ये एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है, अब जरा हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? अब एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है बच्चे, टॉपिक का नाम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हम बात करें कि यार एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है बेटा।
एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। किस चीज का बेटा? ऑफ एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो हमें पढ़ने हैं बेटा दो प्रकार के, एक पढ़ना है हमें डायकॉट का और एक पढ़ना है हमें मोनोकॉट का। ठीक है बेटा, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें दे रखी है बेटा वो किसकी दे रखी है बेटा? डायकॉट की। तो डायकॉट का पूरी फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। सीधी सीधी पहले बात बताता हूं, बिल्कुल सीधी 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 क्या बात हो गई आपकी कि आपका जाइगोट बन गया। जाइगोट एक सर्कुलर आपकी सेल बन गई, क्योंकि जाइगोट पहले ऐसा स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन के एन, ओव्यूल के एन के मिलने से बना है। तो ये 2n बन गया, 2n बन गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी। बेटा जो मैं करा दूं वो पेपर में छपेगा, कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सही है ना? तो इनको बेटा ध्यान से आप पढ़ें, ध्यान से आप इसको करें, किसी भी तरीके से कोई समस्या ना समझें। ठीक है ना? साथ के साथ कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% कंटेंट लेके आया हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ किसी को डाउट रहता है तो बेटा आप हमसे पूछें। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी होती है आपकी, समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? 2n। अब हमें बनाना है बच्चा। अब बच्चा बनेगा तो हम भी तो भाई जाइगोट भी 2n था, हम भी 2n है, तो क्रोमोसोम नंबर जब सेम रहता है तो उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या हो गया बेटा? ये 2 सेल बन गए, है ना? ये 2 सेल बन गए। एक सेल जो होता है बेटा इसका नाम क्या होता है आपका? बेसल सेल। और एक सेल जो होते हैं बेटा इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है टर्मिनल सेल। बेटा जरा ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो बेटा बेसल सेल है, समझ में आई बात? ये जो बेसल सेल है अब और टर्मिनल सेल है, अब होता क्या है बेटा? होता ये है आपका कि ये माँ की बॉडी के अंदर हो रहा है। माँ की बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी है, माँ की बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी है ना। तो उस न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए, मतलब कवर अप तो हो ही नहीं सकता। अब ये हमें पता है न्यूट्रिशन कम है तो काम एक एक होंगे, सारे काम एक साथ नहीं होंगे, एक एक करके काम होंगे। तो एक एक काम होने बेटा शुरू होते हैं। बात समझ में आई ना? अब वही बात मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले बेसल पार्ट डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या करेगा बेटा? बेसल पार्ट डिवाइड करेगा। और बेसल पार्ट जब डिवाइड करेगा तो बेटा होगा क्या आपका? होगा ये आपका कि ये बेसल पार्ट डिवाइड करते 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 मल्टीपल सेल्स बना देगा, मल्टीपल सेल्स बना देगा। अच्छा, अभी जो टर्मिनल पार्ट है वो ऐसा ही है। बेसल पार्ट ये जो था हमारा, ये आपका डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जो पहली सेल है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है? इसका साइज हो जाता है थोड़ा बड़ा। ये जो आपका होता है जब साइज बड़ा हो जाता है इसको बोलते हैं बेटा हॉस्टेरियम। हॉस्टेरियम किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को। अब ये बच्चा बन रहा है क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब ये बच्चा बनना शुरू हो रहा है तो ये क्या बन गया बेटा? हॉस्टेरियम। हॉस्टेरियम एम्ब्रियो के हेड को दिखाएगा। और ये नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा? ये होती है बेटा सस्पेंसर सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं नेक ऑफ एम्ब्रियो को। ये एम्ब्रियो की गर्दन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसल सेल का क्या काम हुआ बेटा? बेसल सेल का काम हुआ हमारे इस चीज को बनाने। यहां तक कहानी समझ में? अभी बेटा क्या था? अभी यहाँ पे टर्मिनल सेल ऑलरेडी यहाँ पर जो थी वो आपकी थी। टर्मिनल सेल में अभी कुछ भी नहीं हुआ, टर्मिनल सेल में अभी कुछ भी नहीं हुआ। एक काम आपका अब कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन कम था तो क्या हुआ? एक काम पहले खत्म कर लिया। अब देखा उसने अब हमारे पास न्यूट्रिशन बचा है तो अब दूसरा काम शुरू कर देते हैं। अब दूसरा काम शुरू क्या होगा बेटा? अब टर्मिनल सेल जो है वो आपके डिवाइड करनी शुरू करेंगे। अब होगा बेटा टर्मिनल सेल। तो अब ये जो टर्मिनल सेल है, अब ये टर्मिनल सेल बेटा डिवाइड करेंगे। अब जब टर्मिनल सेल डिवाइड करेंगे तो पहले बेटा क्या हो जाएगा कि ये एक से बन जाएंगी 2 सेल। फिर क्या होगा बेटा? फिर 2 सेल से क्या बन जाएंगी ये बेटा? आपकी 4 सेल। फिर क्या होगा बेटा? 4 से बन जाएंगी ये आपकी 8 सेल। समझ रहे हो ना? फिर 8 से क्या हो जाएगी बेटा? इस तरीके से डिवाइड करते करते ये बन जाएंगी हमारी 16 सेल। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये बेटा हमारे गोल 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 आपका स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। ये जो गोल गोल से शेप होती है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
तो ये बेटा किस फेज को दिखा रही है? आपकी ग्लोबुलर एम्ब्रियो को। अब हमें क्या बनाना है यार? हमें बनाना है डाइकॉट, हमें बनाना है डाइकॉट, यानी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो होता क्या है बेटा, सारा काम आपके एंजाइम से ही तो होता है। तो हमारे पौधे के अंदर रहने वाले जो कुछ एंजाइम से मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे एंजाइम जो होंगे वो मिलकर क्या होगा, इस सभी ग्रुप को अल्टीमेटली दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस सभी को ये क्या कर देगा बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। कुल मिला के अगर हम इसकी शेप देखें तो ये कुछ इस तरीके की शेप दिख रही है ना बेटा। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये कुछ इस तरीके की शेप हो गई। और ऐसी शेप किसकी होती है? आशिकों के दिल की। जो आशिक लोग नहीं होते उनका दिल ऐसी तो होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये कहलाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये कहलाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। समझ में आई बात नहीं? यही हार्ट शेप एम्ब्रियो अब क्या करेगा बेटा, यही हार्ट शेप एम्ब्रियो अब आपका इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से था, ये आपका ऐसे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये देखो दो पार्ट बनने शुरू हो गए और एट द एंड क्या हो जाता है, ये जो दो पार्ट थे आपके, ये क्या होगा, ये इस तरीके से जाके ये ऐसे करके यूं डेवलप हो जाएगा। ये हो जाता है आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो। अब बेटा इसमें कुछ सवाल, कुछ छुपे हुए सवाल, समझ में आई बात? इसमें कुछ छुपे हुए अब सवालों के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल ये कि बेटा बेसल का मतलब होता है बेस, तो बेस होना चाहिए नीचे, ये ऊपर क्यों बनाया है बेटा? अगर तुमसे ये बोला जाए इंसान का डायग्राम बनाओ तो तुम सर तो ऊपर ही बनाओगे ना, पर माँ के शरीर में कहाँ होता है, सर नीचे होता है। तो ये बेटा ये पैदा ऐसा समझो जैसे, ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए, कि कंफ्यूज ना हो। तो सर को ऊपर करके बनाया गया, सर ऊपर करके बनाया गया, पर बेसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ के शरीर में ये सर नीचे होता है। यानी अगर मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूं तो बेटा इस तरीके से समझो कि ये आपका कहाँ हो रहा है, उसी आपके ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूं तो क्या होगा बेटा, ये आपका ये इस तरीके से जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये नीचे वाला पार्ट बेसल, ये वाला टर्मिनल, समझ गए? अब क्या होगा, बेसल पार्ट डिवाइड करेगा। बेसल पार्ट जब डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, बेसल पार्ट आपका किसको बना देगा, हेड को। तो बेटा वही हुआ कि यहाँ पर ये बेसल पार्ट किसको बना रहा है, आपका बेसल पार्ट बना रहा है ये हेड को। फिर क्या हुआ बेटा, फिर ये इसने बना दिया क्या बेटा, गर्दन। ये इसने गर्दन बनाई। तो ये बेसल पार्ट का ही चल रहा था पोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा वो ये कि जब ये ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, जब ये ऐसे सीधे सीधे जा रहा है तो ये ऐसे करके घूम क्यों गया, ये ऐसे करके घूम क्यों गया? तो बेटा समझ लो आप यार, तुम देखो ना, ये आपका सीधे सीधे जा रहा है भाई, तुम्हारी रोड पे तुम सीधे सीधे जा रहे हो, आगे ऐसे कर्व है। अब तुम बाइक चला रहे हो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप रोड के सहारे मुड़ जाओ और सेफ रहो, या फिर इसमें टकराओ और बाइक को तोड़ लो, बाइक भी तोड़ो, खुद भी टूट जाओ। अब उसी लिए बेटा उस चीज को सेफ रखने के लिए क्या होता है, ये जो इसके पार्ट होते हैं ये इस तरीके से ऐसे करके इसके कर्व के साथ ही घूम जाते हैं, ये इसके साथ ही घूम जाते हैं। और जब ये घूम जाएंगे तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे बेटा, ये इसी तरीके से डायग्राम बना है, इसको मैं अगर ऐसा घुमा दूं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे तो बन जाएगा। तो ये आपके मोनोकॉट वो डाइकॉट के दो कॉटिलॉन वाला पार्ट, डाइकॉट का एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा सबके समझ में आ गया बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, सबको समझ में आया बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक, ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ये पोर्शन क्या होगा, अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं तो ये पोर्शन क्या होगा बेटा, इस पोर्शन को बोलेंगे हम प्ल्यूम्यूल। और ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा पोर्शन आपका जो रेडिकल का पोर्शन होता है। प्ल्यूम्यूल कौन सा पोर्शन होता है बेटा, जो भविष्य की शूट को बनाएगा। और ये क्या होता है बेटा, जो भविष्य की रूट को बनाएगा। समझ में आई बात? इस फॉर्मेशन में बेटा एक चीज समझनी है, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, बहुत ध्यान से सुनो, ये जब ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है तो इसमें जो बाहर की दो लेयर्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, ये बनाती है डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन होती है वो क्या बनाती है, वो आउटर पौधे की हमारी स्किन बनाएंगे। स्किन मतलब पौधे के जो आउटर लेयर है उसको बनाने का काम करेंगी। सबसे अंदर वाला पोर्शन क्या होता है बेटा, ये कहलाता है प्रोकैम्बियम। और प्रोग्राम में क्या बनाते हैं हमारे, स्पेशली जाइलम फ्लोएम, ये स्पेशली बेटा जाइलम फ्लोएम को बनाने का काम करता है। अब इसके अलावा जो रह गया वो सब आपका मेरिस्टेम। आगे बात समझ में बेटा, यही तो आगे चल के हमारे बाकी पौधे का पार्ट बनेंगे। तो बेटा ये जो नीचे का पोर्शन है आउटर वाला डर्मेटोजन क्या बनाएगा, आपके आउटर चीज,
ये अब पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अंदर वाला पोर्शन सबसे अंदर क्या पाए जाएंगे, जाइलम फ्लोएम, और बीच में क्या पाया जाएगा आपका ये मेरिस्टेम। कहानी समझ में आई? क्या हमारे दिखता है एनसीईआरटी में, साफ साफ इसी तरीके से है। ये एंडोस्पर्म इसको बेटा न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को, तो इस जाइगोट के न्यूट्रिशन की वजह से ये आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब डेवलप होगा तो ये जाइगोट का हमारे पार्ट बनेंगे, नीचे हमारा पहले एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, और फिर ये इस तरीके से घूम गया। समझ में बात? ये जो हेड के पास का पोर्शन होता है ये होता है बेटा रेडिकल, ये होता है रेडिकल, और कॉटिलेडोन का पार्ट क्या होता है बेटा, ये होता है प्लीम्यूल, ये होता है बेटा क्या, प्लीम्यूल। और यही तो बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि जो हेड के पास का होता है पोर्शन ये होता है आपका रेडिकल, और ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका प्लीम्यूल। समझ में आई बेटा? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है बेटा, ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, ऐसा मान लो आप, तो ये जो प्लीम्यूल वाला पोर्शन होता है, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। समझ में आई बात? और ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका हाइपोकोटाइल। क्या समझ में आ रहा है? एपिकोटाइल बनाएगा आपका प्लीम्यूल, प्लीम्यूल बनाएगा शूट, हाइपोकोटाइल बनाएगा बेटा रूट को, रूट से क्या बनेगा आगे चल के आपका रेडिकल बनाएगा, रेडिकल से क्या बनेगा आपका रूट। सबको समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है ना? सही है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा क्या, कि एम्ब्रियो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे। क्या हमने चेंजेस देखे बेटा? देखो, जो इसके सेपल और पेटल, किसकी बात चल रही है, पौधे की, है ना? पौधे में अगर हम सेपल और पेटल की बात करते हैं तो सेपल और पेटल क्या हो जाएंगे बेटा, ये शेडेड ऑफ। शेडेड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये गिर जाएगा, ठीक है ना, ये गिर जाएंगे आपकी। हमने पढ़ा बेटा वो जो बीच में एग सेल थी, वो एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वो एग सेल कन्वर्ट हो जाती है हमारे जाइगोट में। फिर हमने पढ़ा बेटा क्या, पोलर सेल, पोलर सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, एंडोस्पर्म में। याद आ रही है? न्यूसेलस, न्यूसेलस याद आ रहा है आपका, वो जो कॉमन एरिया था ऊपर का, है ना, जिसके अंदर आपका वो एम्ब्रियो सैक रहता है, वो न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पेरिस्पर्म। एक लेयर होती है बेटा पेरिस्पर्म, जो किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मान लो ब्लैक पीपर वगैरह सब में नहीं होती है ये बेटा। इसलिए आपकी बुक कहती है कि रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, है ना, वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस क्या होता है आपका, पेरिस्पर्म। सीड वाले केस में हम पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, है ना। हमारी कवरिंग्स होती हैं बेटा इसकी, आउटर इंटेग्यूमेंट याद आ रही है, इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर वाली क्या बना देगी, ये ओव्यूल की लेयर थी तो ये क्या बना देगी, सीड की लेयर, टेस्टा बाहर वाली, और ये क्या बना देगी बेटा, टैगमेन। टेस्टा कौन सी लेयर थी, हार्ड लेयर बीज की, और ये बीज की सॉफ्ट लेयर। अभी बीज का टॉपिक करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। समझ में आई बेटा? तो कहानी समझ में आई बेटा? हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, जो हम बात करना चाह रहे हैं वो अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि जो पोलर सेल है, पोलर सेल है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या करता था बेटा, रिकॉल करो, ये न्यूट्रिशन देता था किसको बेटा, जाइगोट को, और जाइगोट डेवलप हो जाता था किस में बेटा, बच्चे में यानी एम्ब्रियो में। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, ये है बेटा हमें ध्यान रखना है। एंडोस्पर्म बेटा 3 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि आपके पास ये एंडोस्पर्म बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये आपके डिवाइड करेंगे, ये मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए आपके। अब क्या होंगे, ये जो न्यूक्लियस है बीच में एक वैक्यूल क्रिएट करेंगे, बीच में न्यूक्लियस नहीं, इसके बीच में वैक्यूल क्रिएट होगा, और ये न्यूक्लियस हो जाएंगे सब साइड में। इस टाइप का जो होता है जिसमें न्यूक्लियर वाला पोर्शन खाली होता है उसको हम बोलते हैं बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें सिर्फ क्या हुआ बेटा, इसमें आपने देखा कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो दूसरा हमारा क्या आता है बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म।
सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो गया बेटा, ये आपका एंडोस्पर्म था, ये आपका PEC था, इसके अंदर ये PEN था, है ना, ये इसका न्यूक्लियस, ये पूरी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस। अब क्या हो बेटा, इसके न्यूक्लियस में हुई डिवीजन, न्यूक्लियस में हुई डिवीजन, वही कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद अब क्या होगा, हर ये जो न्यूक्लियस है अपने आसपास या ऐसे दीवार से सेपरेट हो जाएगा, इस तरीके से ठोस बन जाता है, वो क्या कहता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। और बेटा तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा होता है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होता है, ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब ये डिवाइड करेगा बेटा ऐसे कि दोनों डिवाइड हो जाएंगे एक साथ, एक साथ, एक साथ क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ यानी कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, और एक साथ बेटा क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ। पर ये कैसा होगा बेटा, ये होगा अनइक्वल, है ना, ये ध्यान रखना, एक छोटा पार्ट होगा और एक बड़ा पार्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। इस तरह की जो डिवीजन होती है उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, हेलोबियल। ध्यान रखना आपकी एनसीईआरटी में दो नाम लिखे हुए हैं, कोकोनट में अगर हम देखें भाई कोई बीमार होता है तो आपको उसको क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, एनर्जी लेवल कम होता है, तो हम उसको नारियल पानी पिलाते हैं। नारियल पानी क्यों पिलाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का एंडोस्पर्म है। कैसे यार, ये जो आपका नारियल का पानी होता है ना, ये क्या होता है, बिल्कुल बीच में भरा, भाई नारियल के बीच में खाली जगह वहां भरा होता है, और खाली जगह किसके बीच में, कहां पर होती है, फ्री न्यूक्लियर में। तो बेटा ये जो नारियल का पानी होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है। आप बस में जा रहे हो, ट्रैफिक में आपके सर में दर्द हो रहा है, धुएं में बड़ी अजीब से लग रहा है, गर्मी में हो रहा है, आप क्या करते हो, आप नारियल की गिरी खा लो, व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है वो ठोस होता है, ठोस वाला पोर्शन क्या था आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आप देखोगे बेटा वो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कराता है। तो एंडोस्पर्म की कहानी समझ में आ गई बेटा, क्या थी ये कहानी, क्लियर है बेटा। तो हम लोगों ने बेटा क्या देखा अभी तक, अगर हम देखें तो बेटा एक तो हमने अभी यहाँ पर एंडोस्पर्म के बारे में बात देखी। एंडोस्पर्म के बारे में हमने जो समझा बेटा वो ये कि एंडोस्पर्म जो सेल थी वो आपका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन पर जाता है, जिससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है ना। अगर वो सेल वॉल बना लेता है तो वो बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। उसका जो वाटर होता है बेटा वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, और जो कर्नल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म को। समझ में आई बात, सबको कहानी समझ में आ गई, ठीक है बेटा, सही है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें बेटा एम्ब्रियो के बारे में, ये बेटा अच्छा ये बात थी। एम्ब्रियो में हमने पढ़ा ग्लोबुलर होता है, हार्ट शेप होता है, वो मैच्योर हो जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमने पढ़ा बेटा वो जो प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच का होता है, हमने देखा है प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच का है। तो जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, प्लीम्यूल वाला एपिकोटाइल, और जो रूट से संबंधित है वो क्या हो गया बेटा, हाइपोकोटाइल। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ एक बात रह गई अभी बेटा, वो ये रह गई कि ये था डाइकॉट का, ऐसे ना मोनोकॉट का भी होता है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में क्या होता है आपका, उसके डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस डायग्राम पता होना चाहिए। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में क्या होता है, देखो मोनोकॉट जो होता है ना, मोनोकॉट का एम्ब्रियो, मोनोकॉट का एम्ब्रियो, उस मोनोकॉट के एम्ब्रियो में क्या होता है बेटा, मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर आप देखें तो बेटा उसमें एक अनडेवलप्ड कोटिलेडॉन होता है। एक कोटिलेडॉन डेवलप ही नहीं होगा, वो अनडेवलप्ड होता है, और एक जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है आपका डेवलप्ड कोटिलेडॉन। जो अनडेवलप्ड कोटिलेडॉन होता है बेटा उसका नाम क्या होता है, एपीब्लास्ट, और जो डेवलप्ड कोटिलेडॉन होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, स्क्यूटेलम। तो ये डायग्राम वही बता रहा है, ये देखो ये अनडेवलप्ड क्या है बेटा, एपीब्लास्ट, जो डेवलप हो गया वो स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम का काम क्या होता है, या किसी भी कोटिलेडॉन का काम क्या होता है, इनका काम होता है बेटा स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है, वही इसमें डायग्राम में दे रखा है। रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, कोलियोराइजा। कैसे याद रखोगे, रेडिकल में आर आता है, कोलियोराइजा में भी आर। प्ल्यूम्यूल की कवरिंग क्या होती है, कॉलिप्टाइल क्या होती है, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग। प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, कॉलिप्टाइल। कैसे याद रखोगे, प्ल्यूम्यूल में पी आता है और कॉलिप्टाइल में भी पी। याद रहेगा बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को,
ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका किसका हो गया बेटा, ये टॉपिक आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ा हमने, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है नवाज़ ने क्या बताया, मोनोकॉट डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी बेटा, सीड और फ्रूट की। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड। अब हम जरा सीड के बारे में समझते हैं, सीड क्या होता है। देखो यार, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस तरीके से ये हमारा कार्पल वाला पोर्शन होता है। इस कार्पल में ये नीचे यहाँ पर ओवरी होती है और इस ओवरी के अंदर पाए जाते हैं आपके ओव्यूल्स, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये बात। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपका, मेल का फीमेल के साथ मिलना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स यानी कि न्यूक्लियस। तो बेटा ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चे, सीड में। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज सीड, तो सीड का मतलब क्या हो गया बेटा, सीड का मतलब हो गया कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट, कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो बेटा किससे डेवलप हो, विच डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल। कब बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। चीज़ें क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीड जो होते हैं आमतौर पे वो आपके फ्रूट्स के अंदर ही हम जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये आपका ओवरी ये बन गया फ्रूट, उसके अंदर ये बन गया आपका सीड। आगे बात करी जाए बेटा अगर इसमें, तो पहले थोड़ा सा समझा दूं मैं कि अगर मैं सीड की कवरिंग की बात करूँ, है ना, सीड कोट्स की बात करूँ, तो बेटा हमें पता है जो बीज होते हैं उसके दो कवरिंग होती हैं आपकी। एक का नाम क्या होता है बेटा, टेस्टा, और एक का नाम क्या होता है बेटा, एक का नाम होता है आपका टैगमेन। तो टेस्टा और टैगमेन ये हमारे होते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा आप एक बात, वो ये है बेटा, टेस्टा हमेशा बाहर वाली कवरिंग हार्ड होती है, सबको पता है, और टैगमेन जो होती है वो आपकी सॉफ्ट होती है। इंटैगमेंट बताए थे ना ओव्यूल के डायग्राम में, याद आ रहा है बेटा, ओव्यूल के डायग्राम में ये इंटैगमेंट्स, तो ये बेटा ये आउटर इंटैगमेंट थी, याद आ रही हो, ये आपकी इनर इंटैगमेंट थी। तो आउटर इंटैगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, आउटर सीड कवरिंग में, और इनर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनर सीड कवरिंग टैगमिन के अंदर, ठीक है बेटा। तो यहां तक कहानी समझ में आई आपको। अगर हम सीड के टाइप करना चाहें, अगर हम बात ये कहें कि बेटा सीड कितने प्रकार का होता है, तो अगर मैं उसके बारे में बात बताऊं आपको, तो सीड जो होता है आपका, वो सीड आपका बेसिकली हम देखें तो हमारा ये दो अलग अलग आधार पर होते हैं। जैसे मैंने अगर बात करी अकॉर्डिंग टू कॉटिलेडॉन, अगर मैं कॉटिलेडॉन के आधार पर बात करूँ, कॉटिलेडॉन समझ में आ गया ना बेटा, क्या मोटे तौर पे बीज के पार्ट, है ना, अगर हम बीज को लें और उसको डिवाइड करें लेफ्ट और राइट पार्ट, आम तौर पर समझाने के लिए है ये, वो ये होता है कि ये लेफ्ट और राइट पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेटा कॉटिलेडॉन। तो कॉटिलेडॉन को अगर हम समझें बेटा, तो क्या खेल है कि जो कॉटिलेडॉन है ये आपके इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर कितने कॉटिलेडॉन होंगे, एक, और बेटा डाइकॉट के अंदर कितने कॉटिलेडॉन होंगे आपके, डाइकॉट के अंदर कॉटिलेडॉन होंगे बेटा टोटल नंबर मिला के हमारे दो। तो मोनोकॉट में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो मैंने इस तरीके से मोनोकॉट देखा, तो ये हमारा मोनोकॉट है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सॉरी, ये मोनोकॉट कहाँ हुआ यार, मोनोकॉट देखें, जैसे हमारे एक पार्ट किस में होता है, जैसे चावल में देखने को मिलेगा, है ना, जैसे हमारे भुट्टे के दाने में देखने को मिलेगा। डाइकॉट क्या होता है बेटा, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे बेटा चना हो गया, है ना, मटर मूंगफली वगैरह हो गया, ये सब लेफ्ट राइट दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका डाइकॉट। मोनोकॉट में अगर आप देखोगे तो आपकी बुक के अंदर इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, समझ में आई बात, आपका ये बुक में इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है बेटा, ये मोनोकॉट का डायग्राम है, समझ में आई बात, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग, लास्ट क्लास बोला हूँ, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, कॉटिलडॉन्स होते हैं, ये मेरिस्टेम होते हैं जब पार्ट बनाती है, ये आपका हाइपोकटाइल, रूट की टिप होती है, रेडिकल से रिलेटेड होती है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। ये बात सबको पता है बच्चे, सही है ना। यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं बेटा कि ये आपका ऊपर वाला पोर्शन न्यूट्रिशन देने वाला एंडोस्पर्म, नीचे ये बच्चा पल रहा है ऐसे मान लो आप, तो ये एंडोस्पर्म इस बच्चे को क्या देगा बेटा, न्यूट्रिशन, ये बच्चे को मिलेगा बेटा न्यूट्रिशन। और जब बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा तो उससे होगा क्या आपका, उससे होगा ये
कि ये न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा और ये बड़ा होता रहेगा। तो इसका एक पार्ट क्या बना देगा बेटा, जड़, और एक पार्ट क्या बना देगा बेटा, इसका तना, और ये ऐसे बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। समझ में आई बात। वो कॉटिलेडॉन जो डेवलप होता है और सिंगल रह जाता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, सिंगल कॉटिलेडॉन का क्या नाम होता था, स्क्यूटेलम, जो डेवलप्ड होता था। और जो अनडेवलप्ड होता है उसका नाम क्या बताया था, एपिब्लास्ट, इससे पहले बताया था ना अभी। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो ध्यान रखना है बेटा वो ये कि आपके जो मोनोकॉट होते हैं, है ना बेटा, यानी स्पेशली अगर हम मेज की बात कर लें या किसी की बात कर लें, अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो बेटा इसके ऊपर ना एक कवरिंग सी होती है, आमतौर पर ये पाई जाती है, ये आपकी क्या कहलाती है, एलिरॉन लेयर। एलिरॉन लेयर वो लेयर है जो किससे डेवलप होती है, फ्रॉम एंडोस्पर्म। ध्यान रखना बेटा, ये एंडोस्पर्म से ही डेवलप होती है। एंडोस्पर्म में हमारे कितने प्लॉइडी पाई जा रही थी, प्लॉइडी मतलब समझ में आ गया बेटा क्या, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, कितने थे वो हमारे बेटा, ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म हमारे 3n था ना, तो बेटा ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 3n। तो एलिरॉन लेयर 3n होती है, ध्यान रखिएगा। सही बेटा। तो कॉटिलेडॉन के आधार पे कहानी समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। अगर मैं अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म बात करूँ, मैं एंडोस्पर्म के बात करता हूँ, तो बेटा एक बात समझो, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड, और एक को क्या कहते हैं हम बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो आप ना मेरी एक बात को समझो बहुत ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो शुरुआत में सभी बीज के अंदर एंडोस्पर्म होता है, सभी में। ये एंडोस्पर्म इस बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, हम इसको एरो से दिखाते हैं, यानी ये नीचे वाला पोर्शन जो जड़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर बढ़ेगा, यानी ये शूट वाला पोर्शन, ये न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा, ये बड़ा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाए, अब देखो एंडोस्पर्म बचा के नहीं बचा, क्योंकि ये बड़ा होगा तो ये कम भी तो होता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा मैच्योर हो जाएगा। अब ये बचा के नहीं बचा, उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। इसके अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा, प्रेजेंट। पर कब, शुरुआत में तो हर बीज में ही होता है, पर स्पेशली आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, तब तो ये कंप्लीटली होता ही होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है नॉन एंडोस्पर्म की आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये पूरा एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो आपका एंडोस्पर्म कैसा हो जाता है बेटा, एंडोस्पर्म हो जाता है खत्म, अब्सेंट। इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बेटा एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर है जो किससे बनी हुई है, एक प्रोटीन से। प्रोटीन का नाम क्या होता है, एल्बुमिन। दीवार एक स्ट्रक्चर है जो किससे बनी हुई है, ईंट से। तुमने प्लास्टर वगैरह करवा रखा है, तुम्हें दीवार दिख रही है, क्या तुम्हें ईंट दिख रही है, नहीं, बट इट अंडरस्टूड कि अगर दीवार है तो ईंट भी होगी। ऐसे अगर एंडोस्पर्म है तो इट्स अंडरस्टूड कि बेटा वो जिससे बनी है, किससे बनी है बेटा, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से, तो वो भी होगी। जैसे दीवार किससे बनी है, ईंट से। तो यही बात मैं बता रहा हूं आपको कि एंडोस्पर्म जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड। अब समझ में आ गया बेटा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है। समझ में आई बात। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है मेरे बच्चे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके अंदर हमारे ये पाया जाएगा, ठीक है ना। और नॉन एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, एंडोस्पर्म किस में नहीं रह जाता है, आफ्टर मेच्योरिटी किस में नहीं रह जाता है, जो पहले यूज होता है, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, ठीक है ना, इनके अंदर ये आपका नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाना मतलब कब, जब मैच्योर हो जाते हैं तब। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमने क्या समझा बेटा, अभी हमने ये समझा आपका कि जो आपकी होती है ये बेटा दो सीड कोट्स होते हैं इसके अंदर, कॉटिलेडॉन होता है आपका इसमें, जिसके अकॉर्डिंग हमने बात करी बेटा। किस लिए होता है बीज, बहुत इंपॉर्टेंट, किस लिए होता है बीज, बीज होता है बेटा फूड के स्टोरेज के लिए। स्पेशली ये अपने अंदर फूड स्टोरेज कर देता है ताकि फ्यूचर में कोई इसको इस्तेमाल कर सके, खुद भी ये इस्तेमाल कर सके, ताकि बच्चा जो है वो आपका डेवलप हो पाए। समझ में आई बेटा, ठीक। अगर किसी के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनस। और एंडोस्पर्म अगर बच जाता है, रिटेन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एल्ब्यूमिनस सीड। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा, पेरिस्पर्म होता है रेजिडुअल ऑफ न्यूसिलस।
समझ में आई बात? न्यूसिलस याद आ रही है बेटा? न्यूसिलस जिसके अंदर ये आपका एम्ब्रियो सैक होता था, ये जो न्यूसिलस है ये बेटा भविष्य में जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो क्या होता है बेटा? पेरिस्पर्म। तो ये क्या सब में पाया जाता है? नहीं बेटा, ये आपके एक दो ही एग्जाम्पल है, जैसे ब्लैक पीपर, बीट, सही है ना, ये दो स्पेशली ऐसे प्लांट है जिसके अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, बाकी के अंदर नहीं होता है। चीजें क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात? फिर इसमें बेटा एक वर्ड आता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? डोरमेंसी। इसमें एक वर्ड आता है बेटा डोरमेंसी। डोरमेंसी, समझ में हमारी बात नहीं आई? ठीक है, डोरमेंसी का क्या मतलब है मेरे बच्चे? डोरमेंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो डोरमेंसी का मतलब क्या होता है यार? डोरमेंसी का मतलब होता है अनेबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है ना, वो जर्मिनेट मतलब वो, अब आपने बीज को जमीन में गाड़ दिया, अब वो उग नहीं रहा है। जब बीज को जमीन में गाड़ दिया और उगे नहीं, तो आप समझ लो कि वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, यानी वो डोरमेंट सीड हो गया है। क्या कारण हो सकते हैं बेटा इसके? पहला, आपका जो एम्ब्रियो है वो बेटा मैच्योर ही ना हो पाया हो, ठीक है ना, उसके अंदर इतना पोषण ही नहीं हो पाया कि वो भाई उसके बाहर आ पाए। दूसरा यार, वो जो सीड कोट है, वो जो बीज का छिलका है यार, वो इतना ज़्यादा थिक हो मेरे बच्चे कि उसको तोड़ के एम्ब्रियो बाहर ही नहीं आ पा रहा हो। समझ में हमारी बात नहीं आई? ठीक है ना, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है बेटा, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, बहुत भयंकर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे धूप वगैरह बहुत ज़्यादा है, पानी हद से ज़्यादा बाढ़ जैसे हो रही है, तो उसमें क्या होता है? आपका हार्मोन याद आ रहा है बेटा? स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का एब्सिसिक एसिड, वो बेटा क्या होता है? इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कहते हैं जब भी आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, एब्सिसिक जो हार्मोन है वो क्या करता है? एब्सिसिक एसिड वो क्या करता है आपका? ये आपके उस बीज को बाहर जर्मिनेट होने से रोक देता है। अब हमें ये लग रहा है कि बीज को जर्मिनेट होने से रोक रहा है, तो ये बेकार चीज़ है बेटा, बेकार चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। कैसे अच्छी चीज़ है? कि अगर उस भयंकर धूप में, तपती धूप में उसका बीज निकलेगा, अंकुर निकलेगा, तो वो तो बेकार बेकार हो जाएगा ना, वो तो झुलस जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपका जो है वो ये एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका उसको हेल्प करता है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है बेटा, दो नाम है आपकी बुक के अंदर, एक दे रखा है बेटा ल्यूपिनस और एक दे रखा है बेटा डेट पाम। ठीक है ना, इनके दो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर बेटा दे रखे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, अगर हम बात करें तो देखिएगा क्या है इसके अंदर, इसमें साफ साफ दे रखा है कि दो नाम है। एक नाम क्या है बेटा? एक नाम है आपका ल्यूपिनस, ये आपका नाम ल्यूपिनस आर्कटिकस। बेटा ध्यान रखना, ल्यूपिनस का नाम है बेटा ल्यूपाइन, और आर्कटिकस वो जगह है, वो ये प्लेस है आर्कटिक टुंड्रा जहां इसे पिला गया। कितना इसका डोरमेंसी पीरियड होता है बेटा? 10,000 साल। 10,000 साल। ये देखो आर्कटिक टुंड्रा है ना, तो ल्यूपिनस आर्कटिकस का नाम एक्चुअली ल्यूपाइन है, आर्कटिकस उसको नाम उसकी जगह का, जब बोलते हैं ना लंका नरेश रावण, ऐसे तो जगह भी हो गया और आपका उसका नाम भी हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा नाम क्या दे रखा है बेटा आपका? फिनिक्स डेक्सटिलीफेरा। बेटा कितना है पीरियड आपका? 2000 साल। समझ में आई बात? और ये कहाँ मिला था आपका? किंग हेरोड पैलेस ने। किंग हेरोड जो कहाँ था बेटा? डेड सी। डेड सी पता है ना बेटा? ठीक है ना, तो ये किंग हेरोड पैलेस, वहाँ पर उसका था पैलेस, उसके पत्थरों में खजूर के बीज से आपको पता लगा कि इसकी डोरमेंसी पीरियड 2000 साल है। ठीक है ना, कौन निकाल रहे थे? खुदाई हो रही थी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से निकाल रहे थे, तब जाके ये बात पता लगी। तो डोरमेंसी के बारे में पता लग गया बेटा क्या होता है आपका। ठीक है ना, तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका फ्रूट को लेके। हमारा सीड हो गया, सीड के बाद है बेटा फ्रूट को लेके। ये जो सीड फ्रूट्स है ना, ये हमारे 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी आएगा बेटा, वहाँ हम इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। यहाँ तो जितना बुक में दे रखा है, मतलब जितना हमारा इस चैप्टर के रिगार्डिंग है वो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत डिटेल में आएगा, तो वहाँ हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। बेटा फ्रूट्स क्या होते हैं? वही
ये आपका ऐसा पार्ट है विच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और किससे बेटा, किससे, फ्रॉम ओवरी। अभी अभी हमने बात करी बेटा, ये ओवरी से डेवलप होता है। जिस तरीके से हमने सीड की लेयर की बात करी बेटा, इसी तरीके से फ्रूट की भी तो लेयर होंगी, सही है ना। मान लीजिए मैं आम का एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने आम का एग्जाम्पल ले लिया, तो बेटा इसकी बाहर की लेयर का क्या नाम होगा बेटा, इसकी बाहर की लेयर का नाम होगा एपिकार्प। जो गुदा होता है बेटा उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। और अंदर वाले को क्या कहेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे हम एंडोकार्प। समझ में आई बात, इसको बोलेंगे एंडोकार्प। तीनों को अगर हम मिला दें, ये फ्रूट की जो लेयर होगी इसको मिला के हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे पेरिकार्प। कोई समस्या? तो बेटा बात ध्यान रखना, बात ये है आपका एडिबल पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। एडिबल मतलब यूजेबल पार्ट। यार अगर आपसे पूछा जाए कि तुम मैंगो में कौन सा पार्ट करते हो, खाते हो, बताओ, खुद बताओ। मैंगो का बीच का पार्ट गुदा खाते हो ना, तो वो कौन सा पोर्शन हो गया बेटा, मीजोकार्प। अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि भाई तुम अंगूर में क्या खाते हो ना, जो आपके ये ग्रेप्स होते हैं, इस ग्रेप्स में आप क्या खाते हैं, तो अगर मैं ग्रेप्स की बात करूँ तो ग्रेप्स में तो सब कुछ खा जाते हैं आप, तो ग्रेप्स में ये भी खा लिए, ये भी खा लिए, ये भी खा लिए, तो ये क्या हो गया बेटा, पेरिकार्प, पूरा का पूरा। मैं आपसे कहूँ बेटा कोकोनट में क्या खाते हो, तो कोकोनट में क्या खाते हो आप, सबसे अंदर वाला पार्ट, तो वो क्या हो गया आपका एक प्रकार से एंडोकार्प। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कहना जी वो तो फ्रूट है जी सीड है, एक लेयर के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर वाली खा रहे हो तो पेरिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प। ठीक है बेटा। हम अगर फ्रूट्स के टाइप्स की बात करें, अगर हम फ्रूट्स के टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट में अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहला क्या आता है आपका, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है बेटा, ये वो फ्रूट होता है जो जिस पर हमारी फ्रूट की डेफिनेशन एप्लीकेबल है। जैसे ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन किससे डेवलप होता है आपका, ओवरी से। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से डेवलप होता है, हमारा मैंगो वगैरह हो गया और भी चीजें हो गई, जो आम तौर पे फ्रूट्स होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। दूसरा बेटा जो आता है वो आता है आपका फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है बेटा, फॉल्स फ्रूट होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन थैलेमस, नाम सुना है थैलेमस, थैलेमस से डेवलप हो अलोंग विद ओवरी। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारा जो फ्लावर है, मान लीजिए हमने एक फूल ले लिया है ना, आप समझना थोड़ी मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये केवल अंदर के पोर्शन से हो रहा है तो ये कहलाएगा ट्रू फ्रूट। और अगर ये बेटा इतने पूरे पोर्शन से हो रहा है, पूरे से इतने से, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये थैलेमस कहलाएगा, थैलेमस। और थैलेमस के साथ में क्या होगा बेटा, ये ओवरी। तो पूरे से जो डेवलप हो रहा है वो कहलाएगा आपका फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या होगा बेटा, ये एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हैं बेटा। अब तीसरा जो टाइप आता है बेटा, वो तीसरा टाइप आता है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है बेटा, कोई भी ऐसा फ्रूट जो डेवलप्स कैसे बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बेटा कैसे फ्रूट होते हैं बेटा, सीडलेस। यहाँ पर किसी से भी डेवलप हो रहा हो, किसी से भी डेवलप हो, चाहे ओवरी से डेवलप हो चाहे थैलेमस से, पर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए इसके अंदर बेटा सीड होगा। मतलब समझ में आ रहा है। किसमें नहीं होता बीज बेटा, नाम सुना है ना, बनाना। आमतौर पर बनाने के अंदर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के द्वारा सीड्स डेवलप नहीं होते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, सबको टॉपिक समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, क्लियर है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ में है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है बेटा, ये आपका थैलेमस है बेटा, जो कि आपका ओवरी का पार्ट, जो आपके स्ट्रॉबेरी का पार्ट है वो हम खा रहे हैं। ऐसे हम बेटा सेब का जो पोर्शन खाते हैं, ये वाला हिस्सा ये थैलेमस से डेवलप हो रहा है। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये तो ओवरी वाला होता है, ये उठा के हम फेंक देते हैं बेटा। समझ में आई बात।
तो ये जो पूरा मिलकर कर रहा है, पर खाम एडिबल पार्ट कौन सा हो गया, बीच वाला मीजोकार्प। किससे डेवलप हो रहा है बेटा, थैलेमस से। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने आपको अभी पार्थेनोकार्पी के बारे में बताया। अब ये पहले से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। पार्थेनोकार्पी के बारे में मैं बताऊं बेटा, तो पार्थेनोकार्पी जिसमें सीड डेवलप नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए डेवलप नहीं होगा। तो बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। जेनेटिक मतलब क्या होता है, जिसमें आपका डीएनए ऑल्टरेशन होता है, यानी किसी ना किसी वजह से आपका डीएनए चेंज हुआ। डीएनए चेंज होने को क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन। और वो उसने अडेप्ट कर लिया, अब उसकी हर जाति में वो डीएनए चेंज हो चुका है और अब वो कभी भी अपने अंदर बीज नहीं बनाता है। समझ में आई, ये होता है जेनेटिक, जैसे बनाना के अंदर हम देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल बेटा क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंटल में बात करें तो हमारा जैसे आपका ये हो गया कैप्सिकम वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करें, लगभग 4 डिग्री के आसपास की बात करें, चाहिए थोड़ा ज़्यादा पर उससे और कम हो जाए ये या कम हो जाए इससे, तो इतने में क्या होता है, उसके सीड बनाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं, काम उतना इस तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो जब वो बीज नहीं बनाएंगे तो ये भी सीडलेस हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कैप्सिकम में, पियर में होती है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा टोमेटो। बेटा पहले टमाटर में बहुत बीज होते थे, अब आते हैं अब टमाटर में बीज नहीं होते, बहुत कम होते हैं, देसी टमाटर में होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं। आप नोटिस करना, कभी गुदा गुदा सा होता है रेड रेड, पर बीज नहीं दिखते उसके अंदर। क्यों, क्योंकि बेटा अब हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से बेटा, जैसे ऑक्सिन है, जैसे जिब्रेलिन है। अगर हम इनको, इनके काम कुछ और हैं, पता है ना, हाइट बढ़ाने में इस्तेमाल आते हैं, पर बेटा अगर हम इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बहुत लो करके यूज करते हैं तो ये सीडलेस फ्रूट्स बना देते हैं बेटा, ध्यान रखना, सही है ना। तो इस हिसाब से पार्थेनोकार्पी हमारी बेटा कितने प्रकार की हो जाती है, 3। कोई कंफ्यूजन बच्चे, क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आगे बेटा, 2 नाम आपको याद रखने हैं, 2 नाम याद रखने हैं बेटा। कौन से नाम याद रखने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, वो मैं बताने वाला हूं ओरोबैंक एंड स्ट्रिगा। ये नाम क्यों याद रखने बेटा, क्यों, क्योंकि ये पैरासिटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट है। पैरासिटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट, पैरासिटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट का मतलब समझते हैं, ऐसे प्लांट जो आम तौर पर दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी ये प्लांट के ऊपर उगेंगे, जमीन पे उगते होंगे नहीं उगते, वो हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब पैरासिटिक क्यों बोला भाई, पैरासिटिक इसलिए बोला क्योंकि दूसरे पौधे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन पर उग रहे हैं, बात खत्म, सही बेटा। तो ये वैसे तो उगते ही हैं, पर ये दूसरे के ऊपर भी उगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम बेटा है ओरोबैंक एंड स्ट्रिगा। कोई कंफ्यूजन बेटा, बहुत सही। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा, वो है आपका एपोमिक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, एपोमिक्सिस। समझते हैं क्या है, बिल्कुल बेटा चैप्टर एंडिंग पे ही चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसके अंदर। एपोमिक्सिस में अगर मैं आपको बताऊं तो एपोमिक्सिस क्या होती है, एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या कर रहा है बेटा, जो मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम मेरी बात समझ में नहीं आई, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन श्योर होता है सीड की प्रेजेंस से। अभी बात बताइए, अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फिर बीज बनेगा ही बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है ना, स्पेशली हमारी ये जो एस्टेरेसी ग्रास फैमिलीज वगैरह जो होती हैं इनमें, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अगर आप देखोगे तो इनमें भी सीड लाइक स्ट्रक्चर, इनको आप देखोगे तो देख कैसे लगेगा, कुछ दाने दाने से होता है। एक्चुअल में बायोलॉजिकली दे आर नॉट सीड, बिकॉज सीड कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली। लेकिन इन्हें देखोगे तो इसमें काले काले से बीज से नजर आएंगे, तो हमें लगेगा ये घास के बीज हैं, ये हमारे इस वाले पौधे के बीज हैं, पर एक्चुअल में वो बीज नहीं होते हैं। तो हम उसको देख के कन्फ्यूज हो गए ना, तो जिसमें भी हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि भाई ये हमारा बीज है, समझ में आ रही बात, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि यार ये बीज है या नहीं है, देखने में लगे ये बीज है लेकिन वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा क्या, एपोमिक्सिस। समझ में आई बेटा। तो एपोमिक्सिस क्या होगी बेटा, एपोमिक्सिस में हमने साफ साफ देखा ये एस्टेरेसीज ग्रास फैमिलीज होगी उसमें देखने को मिलता है, और इसमें बीज पैदा होता है, बीज विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे मेरे बच्चे,
ओहो, आज तो भाई दगा करेगा भाई, दगा मत करो। ठीक है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमें कैसे पता लगता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मिमिक कर रहा है सेक्सुअल को? हमें यार इसमें ये ऐसा हुआ क्यों, अगर मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा अगर फोकस करने की कोशिश करूं कि यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों, तो बेटा देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केस में ये होता है आपका मेल का गैमीट होता है, आपका फीमेल का गैमीट होता है, दोनों ही गैमीट एन और एन होते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्या बन जाते हैं 2n, 2n मतलब जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा बेटा, अब ये जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस, पता है ना आपको, और माइटोसिस करके एक सेल से ये इस तरीके से डिवाइड करता चला जाएगा और आपका बंच ऑफ सेल बना देगा। और ये जो बंच ऑफ सेल है इसी को तो हम सीड कहेंगे। माइटोसिस है तो पूरा का पूरा ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ये आपका 2n वाला हिसाब किताब। नॉर्मली ऐसे तो बनता है जनरली देखा जाए तो। अब देखो एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, आपको पता है जो न्यूक्लियस की सेल है उसकी प्लॉइडी कितनी होती है बेटा 2n, तो ये बेटा न्यूक्लियस की एक सेल है, अब ये है 2n। अब सेल करेगी माइटोसिस, सेल करेगी माइटोसिस, समझ में आ रही बेटा? जब सेल माइटोसिस करेगी तो उससे क्या होगा आपका कि ये जो सेल है ये बंच ऑफ ग्रुप बना देगी, और अब ये भी तो सीड लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है जो कि 2n है। वो बात अलग है कि ये जाइगोट से ना बन के न्यूक्लियस की सेल से बना है, ठीक है ना? तो इसको हम क्या करेंगे, एपोमिक्सिस। कैसे डेवलप होता है बेटा, समझ में आ गया? क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर होता है सेक्सुअल से? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर होता है क्योंकि उससे इवोल्यूशन आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। पर किन मायनों में एपोमिक्सिस बेहतर है? एपोमिक्सिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है आपकी? एपोमिक्सिस। क्यों बेहतर है समझो। देखो पहली बात, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ना, इसकी पहली बात तो ये सीड बना देती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, पहली बात। पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है, इसमें नो सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो कभी सेपरेट नहीं होते हैं। अब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो बेटा ऐसे समझो, एक आपका ऐसा मान के चलिए, एक जो बच्चा है वो मतलब एक बच्चा है वो 100% बॉडी बिल्डर बच्चा बन गया है। एक लड़का है वो 100% बॉडी बिल्डर है, मतलब उसके अंदर दुनिया का हर बेहतर जीन प्रेजेंट है, हर बेहतर जीन। अब वो ये चाहता है मेरे अंदर 100% परफेक्शन है, तो मैं अपने बच्चे के अंदर भी 100% परफेक्शन भेजूं। तो क्या वो जब फीमेल के साथ मिलेगा तो अपने 100% करेक्टर भेज सकता है? नहीं बेटा, केवल 50% ही भेजेगा। पूरा जोर लगा ले, केवल 50% भेज सकता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो अच्छे कैरेक्टर्स वो ट्रांसफर नहीं कर पाया ना बेटा। यही अगर एपोमिक्सिस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो असेक्सुअल में क्या होता, 100% ट्रांसफर हो जाते, यानी कोई भी सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर नहीं होता। यही तो आपकी बुक कहती है कि आपने अच्छे और अच्छे दो कैरेक्टर मिलाकर आपने बहुत अच्छा एक बीज बना दिया जिसका नाम था हाइब्रिड बीज। अब जब उससे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओगे तो ये जो अच्छे कैरेक्टर 100% है इसमें से केवल 50% ही जा पाएंगे। पर यही अगर एपोमिक्सिस से हम बनाते तो 100% ट्रांसफर हो जाते। तो ये आपकी इसकी सिग्निफिकेंस है बेटा। कहानी समझ में आ रही है बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये आपकी जो है बुक यही तो कहती है, देख लो क्या कहता है एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस के बारे में साफ साफ एक बात कहती है कि अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज़ को बना रहे हैं, मिक्सचर ऑफ वेराइटीज़ को बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा कि वो हमारे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके जो है वो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। वो सेपरेट ना हो इसलिए क्या करा गया है, एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वेराइटीज में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जैसा आपका पेरेंट का कैरेक्टर है वैसा ही हाइब्रिड में चला जाए और वो क्या करे, सेग्रीगेट नहीं करे। समझ में आई बात? तो ये बात आपको बेटा पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब हमारा जो लास्ट वर्ड आता है बेटा वो आता है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो थ्योरी के हिसाब से हमारा ये चैप्टर बेटा फिनिश है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है मेरे बच्चे? अगर बात करें, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी,
और एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चा। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है आपका प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इन वन सीड। बेटा एपोमिक्सिस भी एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आमतौर पर आपका इस तरीके से ये चीज़ नहीं होती है। चीज़ें क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो बेटा आप समझें कि ये जो एपोमिक्सिस है, नॉर्मली एक बीज को जमीन में गाड़ोगे तो एक ही तो पौधा निकलता है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये आपका एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है। यहाँ पर ये किस में होता है? ये किन में होता है बेटा? ये होते हैं आपके जितने भी मैक्सिमम सिट्रस फ्रूट्स हैं। आप नींबू के बीज को लो और उसका ऐसे करके दबा दो, स्क्वीज करो, तो बेटा व्हाइट 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 मल्टीपल स्पॉट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। वो सब क्या होते हैं? वो एम्ब्रियो ही तो होते हैं। तो वो आपके एम्ब्रियो कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो आमतौर पर एक बीज में एक होना चाहिए, इसके अंदर एक सीड के अंदर क्या होंगे बेटा? मल्टीपल एम्ब्रियोज एक साथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? पॉली एम्ब्रियोनी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये आपका वर्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ आपका? पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब सिंपल से भाषा में कि आप देखें तो इसमें वन एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो वो पॉली एम्ब्रियोनी होता है। जैसे मैंने अभी बताया, नींबू वगैरह का बीज को स्क्वीज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के मल्टीपल चीज़ें दिखाई देंगी उसके अंदर, वो वाइट वाइट से चीज़ें, वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एम्ब्रियोज। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी पॉली एम्ब्रियोनी है, समझ में आई बात? कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? अगर मैं इसके बारे में बताऊं बेटा तो सबसे पहला होता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, इसमें कारण भी पता लग जाएगा और इसमें इसका टाइप भी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है? जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एग सेल्स हो। और मल्टीपल एग सेल्स दो तरीके से, दो या कई तरीके से हो सकते हैं। पहला यार ये एम्ब्रियो सैक था भाई, इस तरीके से आपका ओव्यूल था, याद आ रहा होगा ना ये आपका। तो यार इसमें ये सिनर्जिड सेल और बीच में एग सेल दो दो हो, तीन तीन हो, तो बेटा एक बच्चा ये बना देगा, एक बच्चा ये बना देगा। या फिर क्या हो बेटा? या फिर एम्ब्रियो सैक ही आपके कई सारे हो जाएं। एक ये रहा एम्ब्रियो सैक, एक ये रहा एम्ब्रियो सैक, एक यहाँ पर बच्चा बना देगा, एक यहाँ बना देगा। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा बेटा सिंपल। जो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आमतौर पे देखने को मिलता है वो ये होता है। पाइनस के अंदर की बेटा जो होती है वो कौन सी होती है? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें आपका ऐसे समझ लो कि कोई एक आपका जाइगोट बन गया, जो सबसे कॉमन है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि ये आपका एक बंच ऑफ सेल से बनके ये आपका जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आगे डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये दो पार्ट में बन जाए। मैंने पहले बोल दिया एक्सेप्शनल कंडीशन है, तो हर चीज में एक्सेप्शनल कंडीशन ही दिखेगी, नॉर्मली ये चीज को फॉलो नहीं करता है। तो यहां से एक और दो ऐसे कई पार्ट में और हो गया तो सब एम्ब्रियो बन जाएंगे आपके। और एडवेंटिशियस क्या होता है बेटा? अनियन में, ग्राउंडनट में बहुत देखने को मिलता है। एडवेंटिशियस क्या होता है? जिसमें आपका एम्ब्रियो बनता है, जिसमें एम्ब्रियो तो बनता है पर ये एम्ब्रियो अदर देन एग सेल्स, एग सेल के अलावा जो सेल्स होती हैं, जैसे कि हो सकता है ये सिनर्जिड सेल से बन जाए, आमतौर पे खराब हो जाती हैं। हो सकता है ये इंटेग्यूमेंट से बन जाए, आमतौर पे ये खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। हो सकता है बेटा ये आपका जो है वो बाकी सेल्स जो आपकी प्रेजेंट थी एंटीपोडल सेल्स, काम कुछ और हैं पर ये किसी के भी साथ मिलकर एक्सेप्शनली चीज़ों को बना सकते हैं। ये आपका जो है ये पॉली एम्ब्रियोनी। बेटा बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को? बेटा इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से। कैलकुलेशंस है टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन क्या कहती है बेटा? टाइप नंबर वन ये कहती है कि ये आपका अगर एंथर है और हम इसे बोलें कि इसके अंदर मान लीजिए 10 पॉलन मदर सेल हैं, और मैं आपसे कह हूं कि बेटा एक लोब में या एक एंथर में पॉलन ग्रेन कितने होंगे,
तो बेटा हमें पता है एक पॉलन मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाती है बेटा? 4। तो एक में कितने बन जाएंगे बेटा? ये 40। तो यहाँ पे इतने कितने बन जाएंगे बेटा? 40। तो यहाँ पे भी बेटा 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40। लोब कितना होता है? हाफ पार्ट। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे 80। पूरे में पूछा जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 160। सबको समझ में आ रही है बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया। दूसरी बात बेटा ध्यान रखिएगा, आपका जो गैमीट होता है ये ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म से बनने वाली जो लेयर होती है, क्या नाम था? एल्यूरॉन लेयर। ये क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी ट्रिप्लॉइड। इसके अलावा जितनी भी चीजें आ जाएं वो सब क्या होती हैं बेटा? 2 एंड डिप्लॉइड। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? बोलो भैया क्यों बताया? बेटा इसलिए बताया, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं एक पौधा है, उसके अंदर 40 क्रोमोसोम है, तो उसके गैमीट में और उसके बेसिकली देखा जाए तो उसके बेटा मदर सेल में, उसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो बेटा देखो 40 प्लांट में दे रखे हैं, क्या स्पेसिफाई करा किस पार्ट में? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 2n = 40 दे रखा है, तो n = कितना हो गया बेटा? 20। n कितना हो गया? 20। गैमीट क्या होता है? n, ये होता है 2n, ये होता है 3n। तो 20 मतलब ये हो गया 20, ये हो गया बेटा 40, क्योंकि हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या हो जाएगा? 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 60। समझे? ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, कैलकुलेशन बच्चों वाली है इसलिए बता रहा हूँ बस मैं आपको सीधे सीधे। ठीक है बेटा। फिर कई बार कैलकुलेशन तो देखो कई सारी होती है, वो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा बेटा, वो असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो क्वेरीज होंगी उसको हम सॉल्ट आउट करेंगे बेटा। समझ में आई बात? तो अब पूरे चैप्टर का एज ए होल मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है बेटा। चलिए, तो खेल क्या है अब हमारा? अगर मान लो मुझसे नंबर ऑफ मियोसिस पूछी जाए, नंबर ऑफ मियोसिस निकालनी, तो बेटा ऑलवेज फॉर्मूला याद रखो, n/4 + n। सिंपल ट्रिक। n/4 मेल को रिप्रेजेंट करता है, n जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको 100 बीज बनाने थे तो 100 बीज बनाने के लिए कितनी मियोसिस करोगे मेरे बच्चे? तो सिंपल सा, बीज में मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। मेल के लिए कितना हो गया? 100/4, फीमेल के लिए क्या हो गया? 100, क्योंकि ये तो n यहाँ पर कितने हैं? 100। तो ये कितना हो गया? 25 + 100 = 125। समझ में आई बात? इस तरीके से बेटा कुछ कैलकुलेशंस हैं और भी हैं, वो हम एक कैलकुलेशन वाला पूरा न्यूमेरिकल वाली क्लास अलग ले लेंगे, बिल्कुल ही अलग। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हो जाता है बेटा। इसको अब आप पहले ढंग से वीडियो देखेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, फिर उन असाइनमेंट के क्वेश्चन के साथ में मैं आपको फिर बाकी आपकी क्वेरीज के साथ में बाकी पॉइंट्स जो डाउट में होंगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा सायोनारा।